हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइस, इस सीरीज में हम आपके टॉप 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए हुए कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे पैसेजेस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइस, अगर आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं अपनी यूपीएससी सीसैट की प्रिपरेशन के लिए जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, PYQs, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको अगर ज़रूरत है तो कम ज्वाइन अस इन आर कोर्सेज। गाइस, बड़ा सिंपल सा तरीका है, वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। आप बस अपने ब्राउजर पे जाइए और सर्च करिए edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दिखेंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज। यहाँ एंड में है आपका सीसैट कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके सारे के सारे कोर्सेज 2026 के लिए। गाइज, ये मास्टर कोर्स है आपका जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे एग्जाम से पहले। कॉन्सेप्ट क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं आपको, मॉक टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है आपको। और ये सब आपको सिर्फ 2700 रुपीज़ में पड़ने वाला है पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ। आप इसकी वैलिडिटी बढ़ा भी सकते हो बट मिनिमम इज़ 1 ईयर। तो अगले साल नवंबर तक आप इसको यूज़ कर पाओगे एंड द कूपन कोड इज़ सुपर 81। और गाइज, अगर आप डेमो लेसन्स लेना चाहते हैं तो दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो नीचे जाके आपको यहाँ पे हमारे डेमो लेसन्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, ये सब मिल जाएंगे। प्लीज़ look at the sessions, watch them, and then decide that if you want to whether you want to enroll yourself or not। तो चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो गाइज, हम पैसेज पढ़ेंगे और फिर इनका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो उसमें हमें सबसे क्या करना होता है, हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर उसके बेसिस पे हमें पैसेज पढ़ना है और फिर आंसर करना है। तो उसने पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज। के क्रिटिकल मैसेज क्या दिया है पैसेज में, तो पढ़ते हैं। Many people do not understand the connection between solid waste management and health in terms of the consequences of unattended heaps of garbage which become home for flies and other vermin। कि लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और हेल्थ का कनेक्शन नहीं समझते, क्योंकि जो कूड़े के जो ढेर लगे होते हैं, ठीक है, उनमें मक्खियाँ और मच्छर बैठते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। However, there is another aspect that is not well understood. That is, what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage। कि जो कूड़ा करकट है, अगर वो पुअर ड्रेनेज और डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू ड्रेन्स विच आर मेंट टू कैरी स्टॉर्म वाटर ड्यूरिंग रेन्स। कि अगर उसी कूड़े के ढेर को अगर सीवेज में अगर वो ब्लॉक कर दे, वो पुअर ड्रेनेज की वजह से, और उसको डंप कर दिया जाए अनट्रीटेड ड्रेन्स में सीवेज के साथ, तो उससे क्या होता है, जो बारिश के टाइम पे जो स्टॉर्म वाटर लेके जाने वाली जो जो वो होती हैं ड्रेन्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। द रिजल्ट इज चोक ड्रेन्स विच आर फुल ऑफ स्टैग्नेंट वाटर ब्रीडिंग मस्कीटोज रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ वाइड स्प्रेड बॉर्न डिजीज। तो कहना क्या चाह रहा है, उसने क्या कनेक्शन बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि उससे सिर्फ कूड़े से सिर्फ उसके आसपास रहने वाले को नहीं, जब बारिश आती है तो सारे शहर में ही बीमारी फैलने का खतरा होता है। तभी आपने देखा होगा बारिश के सीजन में बहुत मलेरिया, डेंगू केसेज आते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स adverse impact on जनरल हेल्थ ऑफ पीपल। तो पढ़ते हैं इस ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन ए, इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। ये मैसेज दे रहा है कि इंडिया में सीवेज और स्टॉर्म वाटर अलग अलग नहीं है, नहीं। सो आई डोंट थिंक दैट कैन बी द क्रिटिकल मैसेज। अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। आई थिंक उसमें रिसोर्सेज की बात चलो अभी तक है नहीं, वैसे कुछ देखते हैं। Solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage networks, okay? And bad management of solid waste and sewage systems by our municipalities is the reason for drinking water shortages in drinking water shortage की बात नहीं हो रही, ये भी नहीं कह रहे कि रिसोर्सेज नहीं है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, वो सब है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज नेटवर्क्स। उसी के साथ उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। दैट इज द क्रिटिकल मैसेज गिवन बाय द पैसेज के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम्स को ब्लॉक करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते। तो तीनों को क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेट कर दो, ताकि एक चीज़ ठीक हो तो दूसरी अपने आप ठीक हो जाएगी। सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। हमें अजम्पशन देखनी है, 3 अजम्पशन दिए और फिर बताने इनमें से कौन सी अजम्पशन वैलिड है, इनवैलिड है। चलिए तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। इन इंडिया अथॉरिटीज ऑलवेज लुक टू स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर्स ड्यू टू द मॉनसून सीजन। ठीक है, इंडिया में अथॉरिटीज़ जो है, मतलब सरकार जो है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स में
स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द मानसून सीजन विच इज देन यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द समर मंथ्स। बिल्कुल सही है। It is an internationally accepted practice that the water level of a reservoir should be kept below a certain level before the onset of season। ये ग्लोबल प्रैक्टिस है कि भाई मानसून सीजन शुरू होने से पहले एक पानी का लेवल एक नीचे होना चाहिए ताकि पानी भरने की जगह हो। दिस इज सो दैट व्हेन मानसून रेन्स कम देयर इज स्पेस टू स्टोर द एक्सेस रेन वाटर एंड ऑल्सो सो दैट water can be released in a regulated manner, but the authorities store the maximum amount of water in reservoirs even before the close of the monsoon, ओनली टू इंश्योर ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इरीगेशन। लेकिन इंडिया में पानी मतलब बारिश के मौसम से पहले भी वो फुल रखते हैं रेजर्वोयर्स को ताकि ठीक है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके और ज़्यादा इरीगेशन के लिए पानी यूज़ किया जा सके। तो अब देखते हैं कि इस ऑप्शन क्या है। हाई रिस्क आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वोयर्स ड्यू टू आर ओवर डिपेंडेंस ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। हाई रिस्क है इसके साथ देखो, बट द अथॉरिटी स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर even before the close of the monsoon only to ensure greater electricity generation and irrigation। देखो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। स्टोरेज डैम कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुल्ली यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ये तो उसने बोला हुआ है। हाई रिस्क आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर एंड थर्ड है रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया। तो आई थिंक ये भी करेक्ट है कि डैम्स का रिजर्वोयर्स का रोल वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। And high risk are involved in holding maximum water reserve due to our over dependence on hydro power प्रोजेक्ट। सो आई थिंक ये भी वैलिड बनता है यहाँ पे कि भाई अगर उसको हाई मतलब एक रिस्क लेवल से ऊपर रखोगे तो फिर बाढ़ आने के भी चांसेस हैं। तो आई थिंक ऑल द अजम्पशंस आर वैलिड है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। उसने पूछा है कि विच कैन बी द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंसेस, हमें इन दोनों में से बताना है कौन से सही है। इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस? अ लॉजिकल की फैक्ट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। तो उसने दिया है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज शेप्ड लार्जली बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट देन बाय द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल और बाय द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। Thus, there were limitations in conception and design which have been subsequently validated by experience। तो उसने क्या बोला है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स देखे थे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से लिए गए थे ऑफ द गवर्नमेंट देन, नहीं ना कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो लोगों की थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए लिबरलाइजेशन की गई थी। दस देयर वर लिमिटेशंस इन कंसेप्शन एंड डिजाइन विच हैव बीन सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड बाय एक्सपीरियंस के उनमें गड़बड़ थी, उनमें कमियां थी एलपीजी रिफॉर्म्स में। Jobless growth, persistent poverty, and rising inequality have mounted as problems since economic liberalization began. And all these years later, four quiet crises confront the economy: agriculture, infrastructure, industrialization, and education। ये चार प्रॉब्लम आज भी हमारे सामने यूं की यूं खड़ी हैं चाहे हमने लिबरलाइजेशन कर ली हो। As constraints on the country's future prospects, these problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into meaningful development। कि अगर हमें ग्रोथ को सस्टेन करना है तो हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो उसने क्या असम्पशन दिया? इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। कि भाई कि सरकार का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसको हमें रीथिंक करना पड़ेगा क्योंकि हम गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हम इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सकते, हमें लोगों के भलाई के लिए करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज करेक्ट एंड इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर्स नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स इन दम। पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं की हैं सोशल सेक्टर्स में, मतलब एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन में, और ना ही अच्छे से उनमें इन्वेस्ट किया गया है। तो वही है, हाँ, जॉबलेस ग्रोथ, persistent poverty, rising inequality, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ द assumptions आर वैलिड, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। उसने पूछा है व्हाट कैन बी द क्रिटिकल मैसेज दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। स्पेनिश शिप्स इन द लेट 16th century first brought the potato tuber from South America to Europe। स्पेनिश शिप्स पहली बार 16th century में पोटैटो ट्यूबर लेके आए साउथ अमेरिका से यूरोप में। whereby in the early 19th century it had become a reliable backup to cereal crops। और बहुत जल्दी, मतलब 150-200 सालों में ही वो एक बैकअप बन गई थी सीरियल क्रॉप्स का, पर्टिकुलरली इन द कोल्ड रेन सोक्ड सॉइल्स ऑफ आयरलैंड, स्पेशली आयरलैंड जैसे एरियाज में। द आयरिश वर सून ऑलमोस्ट होली डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो एज द स्टेपल फूड। के आयरिश जो लोग थे वो जल्दी ही क्या हो गए, उन्होंने पोटैटो को अपना स्टेपल फूड बना लिया। एंड दे वर प्लांटिंग प्राइमरली वन प्रोडिजियस वैरायटी द लंपर पोटैटो। और वो एक ही आलू उगाते थे उस टाइम पे जिसको हम बोलते हैं लंपर पोटैटो, हुज जेनेटिक फ्रेलिटी वुड बी क्रूली एक्सपोज्ड बाय द फंगस फाइटोप्लेथोरा
इन्फेस्टेंट्स के बाद में, जिसकी फ्रेलिटी सबके सामने, मतलब वो बहुत जल्दी उनमें वायरस फंगस लग गया by the name of Phytophthora infestans. In 1845, the spores of the deadly fungus began spreading across the country, destroying nearly all the lumpers in its path. और 1845 में क्या हुआ, ये डेडली फंगस के स्पोर्स फैलने लगे पूरे देश में और लगभग सारी फसल उन्होंने खराब कर दी. द रिजल्टिंग फेमाइन किल्ड और डिस्प्लेस्ड मिलियंस, और जो इसके वजह से सूखा पड़ा. सोचो आप अपने देश की स्टेपल क्रॉप को रिप्लेस कर दो किसी फॉरेन क्रॉप के साथ, और थोड़े साल बाद उसके अंदर कीड़े ऐसे लग जाएं कि मतलब देश भूखा मर जाए. तो दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन. तो हमें ऐसे एकदम से नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें सोचना चाहिए, हमें एकदम से नहीं चेंज शिफ्ट कर लेना चाहिए. तो ये एक मैसेज है. तो पढ़ते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं. फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू अ कंट्री, द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री शुड बी सूटेबल. कि नए प्लांट को इंट्रोड्यूस करने के लिए सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए. ओके. एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री, ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स. के ऐसा नहीं है कि ये एक्सट्रीम ऑप्शन है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, होता है, लेकिन वो सही होनी चाहिए क्रॉप. सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस और प्लांट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरियाज. ये भी मैसेज नहीं दे रहा कि ऐसे फंगल को नहीं रोका जा सकता. रिलाइंग ऑन अ होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल. कि हम ऐसे फूड सोर्स पे डिपेंडेंट रहें एक ही फूड सोर्स पे, मतलब जो एक ही पूरी उगाई जाती है, वो डिज़ायरेबल नहीं है. एग्जैक्टली तो ये क्लियर मैसेज है कि एक ही फसल पे उगाया, एक ही फसल को पूरे एरिया में उगाया जाना, दूसरी कोई फसल रखना ही नहीं बैकअप के लिए, ये डिज़ायरेबल नहीं है. उससे अगर प्रॉब्लम आ गई क्रॉप में तो पूरा देश भूखा मर जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज. सो ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट आंसर. रिलाइंग ऑन अ होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिज़ायरेबल. तो ये उसने जेनेरिक एग्जाम्पल की तरह बात बोली है. ठीक है, चले गाइस. और ये है गाइस आज का आपका होमवर्क पैसेज. इसको पढ़ के आपने आंसर करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. तो उसने इन्फ्रेंस पूछा है इस पैसेज का, इन्फ्रेंस क्या हो सकता है. तो मैं पढ़ देता हूँ पैसेज आपके लिए. बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग. इट्स डिक्लाइन हैज बीन अ सीरियस कंसर्न एज क्रेडिट ग्रोथ इज एसेंशियल टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट. द प्रॉब्लम्स ओरिजिन लाई इन द इनकम्प्लीट रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 25 years. An institutional change that should have followed the 1991 reform should have been setting up of a resolution corporation for banks. In a market economy with booms and busts, banks should be allowed to set up and to fail. Today, we cannot shut down banks because there is no proper system to shut them down. Weak loss-making banks continue to need more capital. तो क्या इन्फ्रेंस है इस पैसेज का, ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि क्या सही आंसर हो सकता है. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बताना है गाइस. तो चलिए, आज के सेशन के लिए इतने ही पैसेजेस थे. अब अगले सेशन में हम और ऐसे ही पैसेजेस लाते रहेंगे आपके लिए, और ऐसे ही पैसेजेस को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे. ये PYQs के ही पैसेजेस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो गाइस, अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं edutap.in, या इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा हमारे कोर्सेज का, तो वहाँ से भी आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं. चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही. अगर आप कोई डाउट है, कोई क्वेरी, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys. All the very best and keep on working hard.